Hi everyone, welcome back to my new video. And in this video, I will share my FMG preparation journey and tips with you all. So my name is Dr. Samir Ali, and I cleared my FMG on my very first attempt with score of 168. So यहाँ मैं अपना सारा शेड्यूल और जिस तरह से मैंने प्रिपेयर किया, क्या सोर्स यूज किया, सो मैं यहाँ सब एक्सप्लेन करूंगा. जो भी आपको अच्छा लगता है, यू कैन ऐड इन योर शेड्यूल इन योर प्लान. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. स्टार्टिंग से जैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो कॉलेज टाइम में हमारे जब सब्जेक्ट चला करते थे, फर्स्ट सेकंड ईयर की बात है, तो हम वहाँ कॉलेज से जो हमें लाइब्रेरी से बुक मिलती थी वही हम बुक पढ़ा करते थे. और इतना मैरो और प्रैप सेरेबेलम, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इनका आइडिया मुझे नहीं था. ठीक है. तो हम कॉलेज लाइब्रेरी से बुक पढ़ते थे, और या फिर जो इंडिया से मैं स्टैंडर्ड बुक ले गया था उनको ही पढ़ के एग्जाम पास करा करते थे और एग्जाम के लिए पढ़ा करते थे. थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में मुझे मैरो प्रैप और इनके सब प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा, तो मैंने भी 2 साल का मैरो ले लिया था जोश जोश में. ठीक है. और उसके बाद थोड़ा बहुत उससे पढ़ा, और उसके बाद वो पूरा प्लान मेरा ऐसे ही गया. मैंने उससे 2-3 सब्जेक्ट स्टार्टिंग में पढ़े, जिनके 10 के आसपास सब्जेक्ट मेन वीडियो से हो गए हैं, तो वो बच्चे तो थोड़ा बहुत उनको टाइम मिलेगा, जैसे डिग्री के बाद 3-4 महीने का, वो बचे हुए सब्जेक्ट तब करके अपना एफएमजी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. और जिन बच्चों ने नहीं किए हैं 10 के आसपास सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट 1-2 हुए हैं या 3-4 सब्जेक्ट हुए हैं, उनको मुझे लगता है कोचिंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, जैसे मुझे अपने लिए लगा. आपको जो अच्छा लगता है आप वो करना. ठीक है. लेकिन जो भी है, आने से पहले, मतलब आप इंडिया आने से पहले डिसाइड करके आना कि आपको एफएमजी के लिए किस तरह से पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि आप इंडिया आ गए और आप 3-4 दिन यहाँ रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ एफएमजी के लिए कैसे पढ़ना है. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है. कहने के लिए है कि हाँ एफएमजी हर 6 महीने में होता है, तो 6 महीने का टाइम नहीं होता. और जैसे मेरा सब कंप्लीट हुआ, डिग्री विग्री में यहाँ अगस्त में आया, तो मेरे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने प्रॉपर थे. और वो भी हमें ये पता था कि दिसंबर के एंड में एग्जाम होना है. जनवरी तो हमें बाद में पता लगा ना कि जनवरी में होगा, जब वो पोस्टपोन और डेट्स वो सब आई. ठीक है. तो वो सब आप पहले ही डिसाइड करके आना. और कोचिंग में अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, तो उसमें ज़्यादा ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कोचिंग अच्छी है कौन सी बेकार है. कोचिंग सारी अच्छी हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि किसी की कोचिंग के ज़्यादा प्राइस है तो ज़्यादा अच्छी है, किसी की लो प्राइस है तो वो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है. टीचर्स वही हैं, कंटेंट वही है. ठीक है. तो आप जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप अफोर्डेबल फील लगे, ठीक है, आप वो ज्वाइन कर लेना. और उसमें भी ये मैटर है कि आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो या ऑफलाइन ज्वाइन करते हो. तो जैसे ऑफलाइन के लिए आपको दिल्ली में गौतम नगर रहना पड़ेगा, या आप यहीं के हो तो आप डेली अप डाउन, जैसे मैं दिल्ली का ही हूँ तो मैं डेली अप डाउन करता था. तो आप वो सब अपना डिसाइड करके पहले ही आना. ठीक है. तो जैसे ही मैं 9 अगस्त को दिल्ली आ गया था, 10 अगस्त से मैं गया ऑफिस और सब कुछ फीस वीस सबमिट करके मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली. मैंने 10 अगस्त से क्लास स्टार्ट करी. उस टाइम अनेटमी चल रहा था, और उससे पहले ही 3-4 सब्जेक्ट हो चुके थे जो कि मेरे छूट गए थे. तो फिर मैंने वहाँ बात करी, उन्होंने बोला ये सब्जेक्ट आप बाद में अपना जब फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो रिवीजन में आप कंप्लीट कर सकते हैं. तो आई एम लाइक हाँ चलो ठीक है, वो सब्जेक्ट भी हो जाएंगे. तो मैंने क्लास स्टार्ट करी. अब आप अगर ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, और मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है. ठीक है. आपको सब कुछ वैसे ही फील होता है. जिस मान लो एग्जाम भी दोगे आप, वहाँ जो पोस्ट क्लास टेस्ट होंगे, तो आपको एक रियल फील आएगा कि एग्जाम दे रहे हो. ठीक है. घर पे बैठ के वो नहीं होता है. जो बच्चे ऑनलाइन जो डेडिकेटेड हैं कि हाँ वो 8-7-8 घंटे बैठ के घर पे कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा. मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ऑफलाइन चूज करा. ठीक है. सब्जेक्ट के टाइम में मेन चीज़ क्या है कि जब आपका सब्जेक्ट जो चल रहा हो, ठीक है, जैसे आपने अनेट चल रहा है या फिर फिजियो चल रही है, तो आपने जो सब्जेक्ट और जितना टॉपिक उस दिन पढ़ा है, आपको सेम डे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो आपके लिए बिल्कुल गायब हो जाएगा. ठीक है. आप सिर्फ स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करो, जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं उन सब्जेक्ट को पढ़ो. ठीक है. जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़ो, और सेम डे पे रिवाइज करो. और आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है, उसके 40 से 50 क्वेश्चन कस्टम मॉड्यूल लगाकर कर लो. और स्टार्टिंग में जब आप कस्टम मॉड्यूल लगा रहे हो ना, तो उसमें खाली जो टैग आते हैं उसमें सिर्फ एफ चूज मत करो, क्योंकि अब पैटर्न ऐसा है कि ऑलमोस्ट इक्वल है एफ का भी और नीट पीजी का भी. ठीक है. तो आप हैश टैग जो लगाओगे उसमें एफ भी चूज करो, और नीट पीजी भी, और आई एन आई सेट भी. ठीक है. तो आप उसके टैग लगाकर अच्छे से डेली 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करो. अगर आपके स्टार्टिंग में नहीं हो रहे हैं तो पहले 10-20 से स्टार्ट करो, 20-20 लगाओ, फिर उसके बाद 30 कर दो, फिर 40 कर लो, फिर 50 कर लो. धीरे धीरे अपना बढ़ा लो. ठीक है. मेरा भी स्टार्टिंग में नहीं लगते थे मुझसे 50, तो मैं कभी ऐसा होता था कि 20 क्वेश्चन करें खाली, कभी ऐसा होता था 30 क्वेश्चन करें. लेकिन धीरे धीरे वो आपका, अगर आप डेली करने लगे तो बढ़ जाएगा. ठीक है. तो जैसे फर्स्ट रीडिंग मेरी नवंबर तक कोचिंग में कंप्लीट हो चुकी थी, तो जो मेरे बचे हुए सब्जेक्ट थे स्टार्टिंग में वो मैंने नवंबर में कंप्लीट करे. तो नवंबर एंड तक मेरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुई थी. और उसके बाद आता रिवीजन टाइम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने फर्स्ट रीडिंग कैसी भी की, अगर आपने अपना जो एंड टाइम है, जो आपका एंड मंथ्स आएंगे,
उनमें आपने अगर रिवीजन अच्छे से नहीं करा है तो कुछ फायदा नहीं है उस फर्स्ट रीडिंग का। रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब रिवीजन कितने करने हैं, नंबर ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ रिवीजन मैटर नहीं करते, क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर करता है। बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना कि भाई मैंने 3 रिवीजन करे, 4 रिवीजन करे, 5 करे, 6 हो गए ऐसे। मैंने डिसाइड किया था, जैसे नवंबर मुझे पता था दिसंबर है मेरे पास, जनवरी में एग्जाम है, तब तक पता लग गया था। तो मैंने कहा मैक्सिमम मैं 2 रिवीजन कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या होता है मैं बहुत स्लो पढ़ने वाला हूँ। तो मैंने सोचा मैं 2 रिवीजन करूंगा और अच्छे से करूंगा। तो मैंने अपना फर्स्ट रिवीजन प्रॉपरली दिया दिसंबर को, और उसमें मैंने एक शेड्यूल बनाया कि किस तरह से मुझे क्या सब्जेक्ट कब पढ़ना है। तो मैं क्या करता था, जो मेन नोट्स हैं उन नोट्स से अपना वो रिवाइज करा कंटेंट, कस्टम मॉड्यूल लगाया 50 to 100 क्वेश्चन का, उन्हें करा। पहले नोट्स पढ़े फिर एमसीक्यू करे। अगर एमसीक्यू जो गलत हो रहा है, उस गलत एमसीक्यू में क्या टॉपिक है, उस टॉपिक को जाके वापस से खोला अपने नोट्स में और उसमें देखा मैंने कहाँ गलती हुई, मुझे क्या याद नहीं रहा है। और यही टाइम होता है जब अपनी जो हम कहते हैं 20th नोटबुक बनाओ, वही टाइम है आपका जब आपका फर्स्ट रिवीजन चल रहा हो। तो आप क्या करो, जैसे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि 20th नोटबुक कैसे बनाए, मुझे भी थी बहुत। तो जब मैंने फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करी तो अपना आप बन गई मेरी 20th नोटबुक। मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। ये मैंने नोटबुक बनाई थी, और इसमें मैं क्या करता था, देखिए मैंने आज शेड्यूल भी है मेरा। मैं जैसे शेड्यूल, जैसे जो शेड्यूल बनाया आप शेड्यूल बनाओ, और शेड्यूल बनाते हुए ना ऐसा मत सोचना कि मुझसे फॉलो होगा या नहीं होगा। आप प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और थोड़ा रियल बनाओ। ऐसा नहीं कि ऐसा बना दिया दिन में 4 सब्जेक्ट कर दूंगा, 5 कर दूंगा और हो एक भी रहा है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहकर बनाना। और आप अपने शेड्यूल को 60-70% भी अगर फॉलो कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। मेरा, मैं जितना शेड्यूल बनाता था मैं अराउंड 70 to 80% उसे फॉलो कर पाता था। ठीक है, तो उसके बाद जब जितना फॉलो कर पा रहे हो उसके बाद फिर आगे का शेड्यूल बनाओ, और जो आपका रह गया उसमें ऐड करो। मैं भी ऐसे ही करता था। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैंने बहुत बार हुआ, ये बनाया फिर इतना फॉलो हुआ, कट करा, फिर इधर बनाया, ऐसे करके मेरा रहता था। आपको 20th नोटबुक के बारे में बता रहा था। तो ये आप देखें यहाँ बीच बीच में टैग लगे हुए हैं, है ना। तो टैग में क्या होता है, जैसे ये पीएसएम है। अब पीएसएम में जो चीज़ मुझे याद नहीं रह रही है वो 20th नोटबुक का सीधा सा मतलब है, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो और आपने एमसीक्यू करे, फर्स्ट रिवीजन के बाद आपको जो चीज़ याद नहीं रही है वो आपको 20th नोटबुक में लिखनी है। सिंपल सी चीज़, बहुत आसान। ठीक है, एक नोटबुक बना लो, सिर्फ वही चीज़ लिखनी जो आपको याद नहीं रही, जो आपने गलत करी, मतलब आपको वो दोबारा रिवाइज करनी है। अगर आपके पास टाइम कम है या आपको लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उस एरिया, उस जो पेज है मेन नोट्स में, उस नोट्स को फोल्ड कर लो या वहाँ कोई मार्क कर दो। ठीक है, तो मैंने तो जैसे फर्स्ट डिवीजन में क्या करा था, मैंने एक प्रॉपर एक पेन यूज़ कर लिया था कि एक डिफरेंट कलर का पेन है, उसे अंडरलाइन कर रहा हूँ या मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ मुझे पढ़नी है। ठीक है, दोबारा से ऐसे करके मैं मार्क कर लिया करता था। और जब एमसीक्यू करता था तो जो चीज़ याद नहीं रही है उसको मैं नोटबुक पर लिख लिया करता था, जो मैंने आपको अभी दिखाई, जो मेरी ये है। ठीक है, इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, बहुत कम लिखा है। ठीक है, आप देखो खुद कितनी पतली है। इसमें ऑल सब्जेक्ट हैं, जो चीज़ मुझे याद नहीं रहती थी वो मैं ऐसे लिखता था। ठीक है, तो ये हो गया था मेरा फर्स्ट रिवीजन। और ये चीज़ याद रखना, जीटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब यही कहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको जीटी स्टार्टिंग से देना स्टार्ट कर दो, आपने कोचिंग स्टार्ट करी आप जीटी दे रहे हो, मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। ठीक है, जब आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई, रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट रीडिंग जब हो गई है, फर्स्ट रीडिंग होते ही आप जीटी दो। तो उससे ये भी याद रहेगा कि आपने जो पहले पढ़ा था 1 महीने पहले, उसको आपको कितना याद है, कितना नहीं है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिससे मेरा रिवीजन का था, ऐसे मेरा जीटी का था। मुझे 10 जीटी 20 जीटी नहीं देने, क्वालिटी जीटी देने, तो मैंने 6 जीटी दिए थे। तो मेरे फर्स्ट जीटी में आए थे 102, और सेकंड जीटी फिर उसके बाद हुआ था, फिर आए थे मेरे 135, फिर आए थे मेरे 129, फिर फोर्थ में आए थे 126। तो 4 जीटी में मेरे ऐसे मार्क्स आए। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा अब दिसंबर मिड तक आ गया था और मेरी फर्स्ट डिवीजन भी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन मैं किस तरह करता था मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मेरा ये था कि हाँ अब तो मेरे पासिंग मार्क्स आने चाहिए। तो फिर मेरे आए थे फिफ्थ फिफ्थ जीटी था, मेरे आए थे 155। तो ऐसे मेरा धीरे धीरे ग्राफ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी, मेरा ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता था लेकिन धीरे धीरे ग्राफ मेरा बढ़ा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। ठीक है, कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो काम तो आ रहा है, और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ रहा हूँ, ऐसा खुद को लगता था। और जब भी जीटी, मुझे लगता है कि जब भी आप जीटी दो और आपके मार्क्स खराब आ रहे हैं या अच्छे आ रहे हैं, जब खराब आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा बुरा तो लगेगा, लेकिन ज़्यादा देर उसको लेके नहीं बैठना है। जैसे पूरा दिन उसको लेके बैठे कि भाई जीटी में मार्क्स खराब आ रहे हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। भाई अपने ऊपर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, है ना। मैंने तो ये सीखा कि इस एग्ज़ाम को ज़्यादातर बच्चे, जो बच्चे बहुत ज़्यादा डर डर जाते थे या फिर जो बहुत ज़्यादा डर गए एग्ज़ाम के रिजल्ट से, उनका बहुत ख़राब रहा है। ठीक है, मेरे
आसपास मैंने खुद देखा है कोचिंग में क्या होता था। ठीक है, जिन बच्चों के कोचिंग में देखता था पोस्ट क्लास टेस्ट हो रहा है, उनके मार्क्स आ रहे हैं एकदम टॉप रैंकर्स आ रहे हैं भाई, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आ रही है, और एग्जाम में उनके कुछ के पास जस्ट पासिंग मार्क्स आए और कुछ जो पास भी नहीं हो पाए। ठीक है, तो पोस्ट क्लास टेस्ट बहुत अलग चीज़ है, और आप यहाँ जीटी में दे रहे हो बहुत अलग चीज़ है। वहाँ आपको पोस्ट क्लास टेस्ट हुआ, आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ 2 दिन पहले, और आप उसका टेस्ट दे रहे हो, आपको सब हल्का हल्का ध्यान है, आपने कर दिया। जब आप जीटी दोगे सब कंबाइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत अलग चीज़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ वहाँ मार्क्स नहीं लाने, मार्क्स वहाँ भी लाने, लेकिन किसी भी, बस मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको किसी भी एग्जाम के मार्क्स को लेकर डिसाइड नहीं करना है कि आपका क्या होगा। ठीक है, जो भी आपके मार्क्स होंगे उन मार्क्स से आप एनालाइज करो आपको क्या और पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, बस इतना काम है एग्जाम का। जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं या फिर आपके जीटी हो रहे हैं, सिर्फ इतना काम है आपको उससे, कि हाँ जिस तरह से होता है आपको पैटर्न समझ आए, आपकी वो हैबिट बने बैठने की, आपको 2-3 घंटे एग्जाम लिखने की आदत बने, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे आप जब मेन एग्जाम दोगे तो पहले एक शिफ्ट होनी है 2.5 घंटे की, फिर एक 2.5 घंटे की शिफ्ट होनी है, उसकी आपका हैबिट बने, आपका दिमाग उतने टाइम तक काम कर पाए, वो ये। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया, और मेरा फिफ्थ जीटी हो गया 155। उसके बाद मेरा सिक्स जीटी हुआ, जो सिक्स मेरा लास्ट जीटी था, उसमें मेरे आए थे 161 मार्क्स। ठीक है, और ये यहाँ मेरा दिसंबर एंड हो चुका है, और ये मेरा लास्ट जीटी था। उसके बाद मेरा सेकंड डिवीजन स्टार्ट हुआ जैन में। सेकंड डिवीजन मेरा जैन में स्टार्ट हुआ है, और जैन 12 को एग्जाम है। तो मेरे पास, मैंने 12 दिन थे तो मैंने 10 दिन माने थे, क्योंकि 2 दिन मैं एक दिन पहले तो नहीं पढ़ूंगा। तो फिर मैंने सेकंड डिवीजन का शेड्यूल बनाया कि मुझे किस डे पे कौन सा सब्जेक्ट करना है। अब सेकंड डिवीजन में और पीवाईक्यू सेशन में मेरे पास टाइम इतना नहीं था कि मैं हर सब्जेक्ट को ऐसे टाइम दूं कि मुझे इस दिन वाला सब्जेक्ट करना है, मैंने ऐसे नहीं करा। मैंने ऐसे डिसाइड करा कि मुझे जैसे फर्स्ट जैन है तो मुझे 5 घंटे ये सब्जेक्ट करना है और 5 घंटे ये सब्जेक्ट करना है। अब उसमें क्या करना है 5 घंटे में, वो आपको बताता हूँ कैसे करता था। कि जैसे पीवाईक्यू खोला, तो जैसे मैरो है, आप मैरो ले लो, प्रेप कोई भी, उसका पीवाईक्यू सेक्शन खोला और पीवाईक्यू स्टार्ट करे और नोट्स पास में रख लिए। जैसे 2024 वाला मैंने, जो जुलाई वाला अटेम्प्ट था, उसके पीवाईक्यू खोले और एमसीक्यू करने स्टार्ट करे। तो जो एमसीक्यू मुझे लगता था कि हाँ ये तो सही भी हो गया और मुझे आता भी है, तो उसको देखा नहीं दोबारा, लेकिन जो गलत हो गया, ठीक है, अब वो सिली मिस्टेक से हुआ तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। और अगर मुझे लगा कि हाँ ये कंटेंट याद नहीं आ रहा है, तो उसका हैंड टू हैंड मेन वीडियोस के नोट्स, वो मेन नोट्स खोले अपने, और वहां से देखा कि हाँ क्या क्या है, हैंड टू हैंड पढ़ लिया। ये मेरा पैटर्न था सेकंड डिवीजन का। तो ऐसे ही मैंने हर एक सब्जेक्ट का सेकंड रिवीजन करा। सो ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, कि मैंने अपनी फर्स्ट रीडिंग नवंबर एंड तक कंप्लीट हो गई थी, और दिसंबर मेरा फर्स्ट डिवीजन में गया, और जनवरी के स्टार्टिंग के 10 डेज मेरे सेकंड डिवीजन में गए। फर्स्ट रिवीजन मैंने मेन नोट से करा और सेकंड रिवीजन मैंने पीवाईक्यू से करा। ठीक है, और इन लास्ट मैं आपको जो चीज़ें कुछ बताना चाहूँ तो बस यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत चेंज होता जा रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू नीट पीजी होता जा रहा है। और आपको जो भी क्वेश्चंस, जैसे आप पीवाईक्यू करते हो या फिर आपको जो टेस्ट में मिलते हैं, आपको लगता है कि हाँ जैसे एफएमजी लास्ट ईयर आया था या 2 साल पहले आया था, आपको दिखता है कि हाँ इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी होते हैं, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है या क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो इतनी इजी नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने एग्जाम दिया और मैं एग्जाम दे के आ रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरा जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो मैं तो जब टीचर को आके बताऊंगा, जो रिकॉल होगा मैं आपको बताऊंगा, मैं टीचर को बताऊंगा कि मैम इस टॉपिक से आया था और इस टाइप की लाइन थी और ये क्वेश्चन था, है ना, जो एक्चुअल क्वेश्चन है, जबकि उसमें 4 लाइनें थी, है ना, तो वहाँ आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो जो आपको क्वेश्चन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है ना, वो एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है जो आपको वहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करो कि आपके पास जो आपका टॉपिक इतना स्ट्रांग हो जाए, आप उसके बाद जब आपको क्वेश्चन मिले 3-4 लाइन का मिल रहा है या 1 लाइन का मिल रहा है, आप पहचान पाओ कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे फॉर एग्जांपल हम ऑब्स गाइनी में पढ़ते हैं, चैडविक साइन है, गुडियल साइन है, जैक हैमर साइन है, बहुत सारे साइन है। तो उन सब साइन में जो होता है ना, हम सिर्फ पिक्चर देखते हैं गुडियल साइन की, नोट्स में जो आपको मिलेगी, लेकिन इस बार आ गई चैडविक साइन की। ठीक है, अब जिसको हल्का बहुत भी स्ट्राइक कर गया कि चैडविक साइन में हमने पढ़ा था ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, अब वो पिक्चर कभी मैंने ना टेस्ट में देखी है, ना किसी के नोट्स में, किसी भी कोचिंग, किसी भी कहीं मैंने नहीं देखी थी। ठीक है, लेकिन वो ब्लूइश ब्लूइश मुझे याद रहा, और वो ऑप्शन में मुझे चैडविक दिखा और पिक्चर में हल्का हल्का ब्लूइश दिख रहा था, तो मैंने वो टिक कर दिया और मेरा सही हुआ। ठीक है, तो आपको कहाँ से पूछेंगे कुछ नहीं पता है, बस टॉपिक वही होगा, ये चीज़ कंफर्म है ना। फिर मैंने अगर वो क्वेश्चन देखा तो मुझे एग्जैक्ट वो गूगल पे मिला, वो पिक्चर गूगल पे थी, है ना, हमने कभी देखी नहीं। बहुत रेयर, मुझे लगता है शायद किसी ने सर्च भी किया होगा कि उसकी पिक्चर कैसे होती है। ठीक है, सो आप जितना जल्दी और जितना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस को अपनी हैबिट में लाओ, जितना ला सकते हो। और मुझे लगता है मैंने जितना मुझे पता था और जितना मैं अभी बता सकता था इस वीडियो में, मैंने बता दिया है।
सो अगर आपको कुछ और लगता है या मैं किसी और चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझे कुछ मतलब कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा हुआ हो, कुछ आपको अच्छा लगा हो, आप अपने प्लान में ज़रूर ऐड करें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।